में बात करेंगे भाइबा के ऊपर। जो आपके 100 मार्क्स के भाइबा होते हैं सेकेंड ईयर में, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसमें सवाल आपके कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं या फिर आपका सवाल कैसा हो सकता है। तो भाइबा जो होते हैं सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। जो शिक्षण अभ्यास पे 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन के आधार पर 15 मार्क्स मिलते हैं आपको। बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन के आधार पर आपको 15 मार्क्स मिलते हैं और सामुदायिक कार्य के आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स हो गए। तो एक्सटर्नल द्वारा आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो आपका होता है ACP2 से जुड़ा हुआ सवाल होता है। तो ACP2 के दौरान अपने बहुत सारे फाइल बनाए होते हैं, जैसे कि लर्निंग प्लान, एक्शन रिसर्च, सामुदायिक कार्य, बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन, बच्चों के सह शैक्षिक विकास का अध्ययन। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, बहुत सारे आपको सवाल पूछे जाते हैं। या फिर आपका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर के S1 से लेकर S9 के बीच में, उससे भी सवाल आपका हो सकता है। पेपर के नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एक एक करके लर्निंग प्लान क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, सह शैक्षिक विकास का अध्ययन क्या होता है और बच्चों के सीखने का विकास का अध्ययन क्या होता है, या फिर आपके जो पेपर है S1 से लेकर S9 वो मतलब क्या क्या उनका नाम है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग लर्निंग प्लान क्या होता है। तो लर्निंग प्लान की सहायता से एक अध्यापक अपने कार्य को सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से संपादित करता है। यानी कि लर्निंग प्लान की सहायता से एक शिक्षक क्या करता है, अपने जो भी टॉपिक को मतलब सेलेक्ट किया है उसे क्या करता है, संगठित रूप से क्या करता है, क्रमबद्ध रूप से बच्चों को पढ़ाता है। लर्निंग प्लान की सहायता से एक अध्यापक यह ज्ञान हो जाता है कि उसने अपने शिक्षण का कहाँ तक प्राप्त किया है। यानी कि लर्निंग प्लान की सहायता से एक अध्यापक को यह ज्ञान हो जाता है कि उसने अपने शिक्षण उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किया है। यानी कि लर्निंग प्लान के अंतर्गत कोई भी टॉपिक को पढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही मतलब खाका तैयार कर लेते हैं कि मतलब पाठ प्रस्तावना कैसे करेंगे, पाठ प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न क्या पूछेंगे, फिर उसके बाद क्लास वर्क में क्या होगा और उसके बाद आपका होमवर्क क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ पे हम लोग सम्मिलित करते हैं, लर्निंग प्लान के अंदर कर लेते हैं और तब जाकर क्लास को हम लोग लेते हैं। तो क्लास कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। लर्निंग प्लान एक अध्यापक को अपने उद्देश्य से भटकने तथा समय की बर्बाद से भी उन्हें बचाता है। यानी कि लर्निंग प्लान काफ़ी हेल्पफुल है टीचर को किसी भी वर्ग में अगर पढ़ाना है किसी भी टॉपिक को, तो लर्निंग प्लान का होना काफ़ी ज़रूरी है और ये काफ़ी सहायक भी होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग कहीं भटकते नहीं है, किसी भी टॉपिक से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं और समय की भी बर्बादी नहीं होती है। अब जानते हैं हम लोग लर्निंग प्लान में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। तो लर्निंग प्लान में मुख्य रूप से आपका हो गया पाठ प्रस्तावना होता है, सेट इंडक्शन होता है, पाठ प्रस्तुतिकरण होता है, सारांश होता है, आपका मूल्यांकन प्रश्न होता है, वर्ग कार्य होता है, गृह कार्य होता है, शिक्षण विद्या का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग होता है। यानी कि लर्निंग प्लान में क्या क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले आपका होता है सेट इंडक्शन। यानी कि सेट इंडक्शन कहने का मतलब कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है तो बच्चों को पहले टॉपिक पे लाना है और बच्चों से ही टॉपिक को क्या करना है, निकलवाना है, तब जाकर टॉपिक को बच्चों को मतलब इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट आपका है पाठ प्रस्तुतिकरण। यानी कि जो भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए मतलब सेलेक्ट किए हैं तो उसका विशेष रूप से जो भी उसमें मुख्य बातें हैं उसको क्या करना, प्रस्तुतिकरण करना, एक जगह इकट्ठा करके बच्चों को बताना। फिर उसको तो क्या, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ा लिए हैं तो उसको बच्चों को क्या करें, समराइज करना होगा, यानी कि सारांश बताना होगा। फिर आपका पाठ से ही जुड़ा हुआ क्या होगा, मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आपका वर्ग कार्य होगा, उसके बाद आपका गृह कार्य होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किस मतलब जो भी टॉपिक को पढ़ाए हैं तो आप किस विधि से पढ़ाए हैं, तो ये किस में शामिल होता है, लर्निंग प्लान में शामिल होता है कि आप कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग किए हैं। और आपका लास्ट आपका हो जाएगा TLM, यानी कि आप कौन से मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाएं तो उसके आधार पे आप TLM बच्चों को दिखाएं हैं कि नहीं। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब आपके लर्निंग प्लान में शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे पाठ्यक्रम कौशल कैसे करना है। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान करना है, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है तो बच्चों को क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज लेना है, यानी प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करना है कि बच्चे उस चीज़ के बारे में जानते कि नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद कुछ उसी से जुड़ा हुआ क्या कर सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछना है और बच्चों से टॉपिक को निकलवा लेना है। और उसके बाद फिर बच्चों को बताना है कि हाँ बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। तो ये होता है आपका पाठ्यक्रम कौशल। नेक्स्ट आपका होता है पाठांत कौशल, यानी कि क्लोजर स्किल, यानी कि किसी भी टॉपिक को कैसे क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको पुनरावृत्ति करना है, यानी कि फिर से दोहराना है। यानी कि जो टॉपिक भी आपने पढ़ा दिया है उसको क्या करना है, रिकैप करना है थोड़े समय में। फिर उसके बाद उससे क्या करना है, उसी से जुड़ा हुआ मूल्यांकन प्रश्न पूछना है और लास्ट में आपको गृह कार्य देकर क्लास को मतलब क्या करना है, क्लोज करना है। तो ये आपका क्या होता है, आपका क्लोजर स्किल होता है। तो ये आपका लर्निंग प्लान के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आपका है एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक शोध क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध क्या है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है, मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। यानी कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके जो भी समाधान है उसको क्या करते हैं, खोज करते हैं। जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, यानी कि उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नई सोच का क्या करते हैं, विकसित करते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा या फिर उस पर क्या क्या किए जाए ताकि वो सुधार में हो सके। नेक्स्ट आपका है क्रियात्मक शोध
प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान या परिस्थितियों में सुधार का एक सशक्त साधन है। यानी क्रियात्मक शोध क्या होता है, कोई भी अगर प्रक्रिया चल रही है तो उसके दौरान क्या होगी, बहुत सारी समस्या तो आती है, तो समस्याओं को कैसे सुधार किया जा सकता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक्शन रिसर्च करना पड़ता है, यानी क्रियात्मक शोध करना पड़ता है। शिक्षक क्रियात्मक शोध के माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो उन्हें समस्या के रूप में दिखती है और जिनका वे समाधान करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप विद्यालय में गए तो आपको बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे बच्चों को वर्तनी अशुद्धियाँ हो सकती है, बच्चों को मतलब जीव जंतु के बारे में मतलब जानकारी नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, आपका एक्शन रिसर्च हो गया, यानी क्रियात्मक शोध हो गया। तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक शोध कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, उसके प्रति सुझाव देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है इसमें। तो ये सब आपके कहाँ होता है, ये सब आपको क्रियात्मक शोध के अंतर्गत होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं या फिर आप विद्यालय से सुझाव ले सकते हैं। तो ये सब इन सारी चीज़ों में रिपोर्ट कर हम लोगों को एक फाइल बनाना होता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका क्रियात्मक शोध कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से होते हैं, यानी क्रियात्मक शोध में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं, यानी कि समस्या क्या है। फिर दूसरा आपका हो गया कि आंकड़ों का क्या करते हैं, संचयन करते हैं और उसका व्यवस्थित करते हैं, यानी कि उसका आंकड़ा इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे समस्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर आपका है आंकड़ों की विवेचना करते हैं, यानी कि आंकड़ों को मतलब हम लोग विशेष रूप से क्या करते हैं, उसमें शामिल करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कठिनाइयाँ है, कैसे कैसे इसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। फिर आंकड़ों के विवेचन से प्राप्त जानकारी पर कार्य करना है, यानी कि जो भी हम लोग इकट्ठा करते हैं आंकड़ा, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं और लास्ट में उसका सुझाव देते हैं या फिर उस पर हम चिंतन करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। नेक्स्ट आपका है सामुदायिक कार्य। नेक्स्ट क्या आपका है, सामुदायिक कार्य, यानी कि कम्युनिटी वर्क। तो सामुदायिक कार्य के अंतर्गत हम लोग वैसे कार्यों का चयन करते हैं जो समाज के कल्याण के लिए हो। यानी कि सामुदायिक कार्य हम लोग क्यों करते हैं, ताकि समाज में क्या हो सके, उसका मतलब अच्छा इफेक्ट देखने को मिले, समाज के कल्याण के लिए हो, तभी ना हम लोग सामुदायिक कार्य करते हैं। सामुदायिक कार्य में जैसे टॉपिक क्या होगा, जैसे कि साफ सफाई, महिला सशक्तिकरण, कोरोना हो गया, जैसे कोविड-19 हो गया, मतदान जागरूकता हो गया, वृक्षारोपण हो गया, अंधविश्वास के प्रति जागरूकता हो गया, आदि बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि सामुदायिक कार्य के दौरान हम लोग वैसे टॉपिक का चयन करते हैं जो टॉपिक क्या हो, समाज में मतलब फैला हुआ हो, उससे हम लोग को क्या करना है, दूर करना है। तो उसके प्रति हम लोग क्या करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाने का मतलब कोशिश करना है या फिर जागरूकता को फैलाना है। जैसे कि साफ सफाई में क्या हो सकता है, जैसे कि अपने आसपास में बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसके प्रति हम लोग क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि साफ सफाई करे, हमेशा स्वस्थ रहे, स्वस्थ कपड़े पहने, स्वच्छ रूप से मतलब खाना खाए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, जागरूकता फैलाना होगा। उसी तरह महिला सशक्तिकरण है, कोरोना हो गया, मतदान जागरूकता हो गया, वृक्षारोपण हो गया, अंधविश्वास के प्रति जागरूकता हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक हो सकता है इसमें। तो हम लोग क्या करना होता है, इसमें किसी भी टॉपिक का चयन करना होता है और उसके प्रति हम लोग को समाज में क्या करना होता है, जागरूकता को फैलाना होता है। इसमें सबसे पहले कार्य का हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं, यानी कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या इसमें कमी है। फिर उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, क्या करते हैं, उसके प्रति लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। फिर अपना सुझाव देते हैं, यानी कि फिर हम लोग बच्चों मतलब जो भी बच्चे हों बड़े हों उनको क्या करते हैं, समझाते हैं कि ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए, मतलब हम लोग अपना सुझाव देते हैं। और फिर अंत में अपना निष्कर्ष भी देखते हैं कि हाँ क्या अगर हम लोगों ने अगर वो कार्य किया तो कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब आपके सामुदायिक कार्य के अंदर होते हैं। और हम लोग जानेंगे बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। क्या जानेंगे हम लोग, बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन। तो यह पुस्तिका बच्चों के सीखने के विकास के आकलन पर आधारित है। यह पुस्तिका किस पर आधारित है, बच्चों के सीखने के विकास के आधार पर आधारित है। इसमें हम लोग किसी भी एक वर्ग का चयन कर, यानी किसी भी एक क्लास का क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर उसके बाद किसी भी विषय को ले लेते हैं, यानी कोई भी साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी है उस विषय का चयन कर लेते हैं और उससे संबंधित क्या करते हैं, आकलन करते हैं। बच्चों के विकास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमें बच्चों पर शिक्षण के असर तथा शिक्षण विधि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। क्या करता है, यह हमें बच्चों पर शिक्षण के असर तथा शिक्षण विधि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो ये जो होता है बच्चों के सीखने के विकास का अध्ययन, इसमें क्या करते हैं, जो आपका ACPT के दौरान आपका जो 16 सप्ताह का होता है, उसमें आपके जो प्रथम 2 सप्ताह होते हैं उसमें आपको मतलब किसी भी वर्क को सिलेक्ट करना है और किसी भी विषय के ऊपर क्या करना है, आपको मतलब आंकड़ा तैयार करना है। यानी किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ाते हैं उस दौरान तो उसका क्या करना है, एक टेस्ट ले लेना है और उसके आधार पर क्या करना है, आपको मतलब मानदंड तैयार करना है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जो आखिरी 2 सप्ताह होता है, अंतिम 2 सप्ताह, उसमें भी आप क्या करें, मतलब टॉपिक जो भी पढ़ाएं अगर आप मतलब बीच में जो भी मतलब 1 से लेकर 14 सप्ताह के बीच में उसका क्या करें, एक टेस्ट ले ले। और जो टेस्ट के आधार पर जो उसका बाद आंकड़ा आता है तो उस आंकड़ों के बीच में आपको देखना है कि मतलब बच्चों में क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद ये क्या होता है, एक आंकड़ा होने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को तैयार करते हैं।
इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची क्या होती है। तो भूमिका इसमें होती है, फिर परिचय होता है, फिर आंकड़ों की योजना या फिर तरीके होते हैं, प्रथम 2 सप्ताह के आंकड़े होते हैं, फिर अंतिम 2 सप्ताह के आंकड़े होते हैं, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होता है, उसके बाद क्या होता है, निष्कर्ष होता है। यानी कि जो बच्चों के सीखने के जो विकास का ढंग था कैसे होता है कि जैसे कि ACP2 के दौरान आप कितने सप्ताह 16 सप्ताह के लिए स्कूल जाते हैं। तो प्रथम 2 सप्ताह में क्या करें, किसी भी वर्क का चयन करें और उसमें किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ाएं है 2 सप्ताह के अंदर तो उसका एक टेस्ट ले ले और उसके आधार पर क्या करें, अपना मतलब एक मानदंड तैयार कर ले। फिर जो आपके जो आखिरी 2 सप्ताह होते हैं उसमें क्या करें, बच्चों का उसी टॉपिक के आधार पर मतलब उसी सिलेबस के आधार पर क्या करें, बच्चों को जो भी पढ़ाए हैं उससे टेस्ट ले ले और उसमें जो आंकड़ा तैयार होता है तो उसमें बीच फिर क्या करना, आपको तुलना करना होता है कि मतलब बच्चे उस समय कैसे थे